हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और उसमें हमने मोल अवधारणा पढ़ी। और मोल अवधारणा के बाद अब हम मोल धारणा का जो अनुप्रयोग है, प्रयोग कैसे करेंगे, यानी मोल की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, वो हम ज्ञात करेंगे। तो उसे हम बोलते हैं मोल धारणा के अनुप्रयोग। और हम पढ़ते हैं मोल धारणा के अनुप्रयोग में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से और मोल से हम क्या क्या हल कर सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हमें दी हुई प्रश्न में वो हल कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे मोल धारणा के अनुप्रयोग। हमारा पहला प्रश्न, जैसे आप देखिए 0.05 मोल 0.05 मोल CO2 गैस है। कौन सी गैस है? CO2 गैस के इतने मोल दिए गए हैं, और इस गैस के और मेगा लेते हैं, गैस में CO2 की ग्राम मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको मोल मात्रा दी गई है और मोल मात्रा आपको ग्राम मात्रा प्राप्त करनी है, तो वो हम प्राप्त करेंगे। ग्राम मात्रा ज्ञात करो। तो ग्राम मात्रा ज्ञात करने के लिए मैंने जो मोल धारणा में रेखीय आरेख बनाया था, उस रेखीय आरेख को आप सामने रखिए। सामने रख करके और फिर इस प्रश्न को हल करना है। इन सारे प्रश्नों, कई प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर, इन सारे प्रश्नों को आप उस रेखीय आरेख को सामने रख करके फिर हल कीजिएगा। आसानी से आप हल कर पाओगे। मोल मात्रा दी हुई है, हमें ग्राम मात्रा में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और CO2 गैस है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं। जो पदार्थ हमें दिया हो, जैसे यहाँ पर CO2 दिया है और मोल मात्रा CO2 की है, और CO2 की फिर ग्राम मात्रा बनानी है, तो जो पदार्थ हमें दिया है उसका आप मोलर द्रव्यमान, चाहे मोलर द्रव्यमान कहूं, चाहे द्रव्यमान कहूं, चाहे अणुभार कहूं, ये एक ही कंसेप्ट है। आप याद रखना, बराबर होते हैं सारे। तो इसके मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए, उस मोलर द्रव्यमान से इस मोल संख्या को गुणा कर दीजिए, तो ग्राम मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मोल मात्रा दी हुई हो, मोल मात्रा से हमें ग्राम मात्रा में कन्वर्ट करना हो, तो दिए गए पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, उससे इस मोल मात्रा को गुणा कर दीजिए, ग्राम मात्रा में आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे? पहले हम लिखेंगे पदार्थ कौन सा है, CO2 है, तो हम लिखेंगे CO2, यानी आंसर में क्या लिखेंगे CO2 का मोलर द्रव्यमान। कंफ्यूज मत होना, मैं सीधा द्रव्यमान भी कह सकता हूं, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर, ध्यान देना, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 लिखूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर लेता हूं, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 2 लगे हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहां तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 और 16 32 हो जाएगा, और 12 ये 44 हो जाएगा सारा, ठीक है ना। और मोलर द्रव्यमान जो होता है वो धीरे धीरे केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ोगे तो आपको स्वतः ही समझ आने लगेगा। और जैसे हम अभी इस लेसन के तुरंत बाद आवर्त सारणी वाला लेसन शुरू करेंगे, तो वहां आपको ये बातें समझ आ जाएंगी कि परमाणु क्रमांक है उसका लगभग दुगना होता है, वो मोलर द्रव्यमान होता है, जिसे अणुभार कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपके समझ आ जाएंगी, आसानी से समझ आ जाएंगी। यहाँ कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और 6 का दुगना मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 का दुगना 16 मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान लगभग परमाणु क्रमांक का दुगना मान के चलिए, कहीं कहीं दुगना और कहीं कहीं दुगने से थोड़ा कम, कहीं कहीं दुगने से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये वेरिएबल है, ये थोड़ा थोड़ा हर तत्व में बदलता रहता है। आप यूं मानिए एट प्रेजेंट कि कार्बन का लगभग दुगना और मोलर द्रव्यमान होता है। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया, अब इस मोलर द्रव्यमान से आप मोल संख्या को गुणा कर दीजिए, तो ग्राम मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो लिखूंगा मैं कि CO2 की ग्राम मात्रा, CO2 की ग्राम मात्रा बराबर CO2 का मोलर द्रव्यमान गुणा CO2 की मोल मात्रा। CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 यहां आ जाएगा, CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 गुणा CO2 की मोल मात्रा। CO2 की मोल मात्रा 0.05 दी गई है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.2 ग्राम आ जाएगी। तो आंसर क्या प्राप्त हुआ? 2.2 ग्राम। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि
0.05 मोल CO2 है, उस CO2 में आप CO2 की ग्राम मात्रा ज्ञात करोगे तो वो 2.2 ग्राम प्राप्त होगी। तो रेखीय आरेख को आप पहले सामने रखिए, सामने रख करके और इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और मेरी गारंटी है अच्छे से प्रश्न आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि उस आरेख में मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे। तो ये हमने कर लिया। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, मान लीजिए कि मैं प्रश्न बोलूं कि पानी की एक बूंद का द्रव्यमान, भार बोलूं या द्रव्यमान बोलूं एक ही बात है, पानी की एक बूंद का द्रव्यमान और आपके 0.05 ग्राम कर लेता हूं, ग्राम है। पानी की एक बूंद का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, तो पानी में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो उस पानी में मैं यूं बोल देता हूं, उस जल में और H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। H2O के अणुओं की संख्या, मैं यहां पर अणुओं की संख्या बोल सकता हूं, कणों की संख्या बोल सकता हूं, परमाणुओं की संख्या बोल सकता हूं। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो आप उस मोल अवधारणा वाले रेखीय आरेख को सामने रख करके और प्रश्न को हल कीजिएगा। प्रश्न में देखिए, द्रव्यमान यानी भार दिया है हमें और हमें अणुओं की संख्या पूछी है। तो जब द्रव्यमान यानी भार ग्राम के रूप में दिया हो और कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप ध्यान देना कि प्रश्न को हल कैसे करोगे। आप पहले क्या दिया, जल दिया है, तो जल का अणुभार ज्ञात कर लीजिए। तो हम लिखेंगे H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, इसे द्रव्यमान बोलते हैं, मोल द्रव्यमान। यानी एक H का एक होता है, तो यहां तो 2H है, तो 2H का द्रव्यमान 2 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहां तो ऑक्सीजन एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 16 और 2 18, मैं इसे ग्राम बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी अणुभार द्रव्यमान आए आप उसको ग्राम बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम बोल दीजिए। तो अब आपने H2O का अणुभार ज्ञात किया, वो 18 ग्राम प्राप्त हुआ। और अब हम लिखेंगे कि 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में, और आपके अणुओं की संख्या पूछी है, तो अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या फिक्स होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अगर आपको कोई पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ऐसे मिल जाए, तो उस मोलर द्रव्यमान में उसी पदार्थ के कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या होती है, और वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अब मैं यूं बोलूंगा 18 ग्राम जल में और इतने आपके जल के अणु में, 18 ग्राम जल में इतनी संख्या में और H2O के अणु हैं, यानी एक पूरी बाल्टी जो पानी की भरी है, मैं यूं बोलूंगा, और उसमें जल भरा है, जल का द्रव्यमान 18 ग्राम है, तो मैं बोलूंगा कि 18 ग्राम, कि उस 18 ग्राम जल में, और मुझे कहे कि बताइए कितने अणु हैं, तो मैं कहूंगा 6.022 गुणा 10⁻23 जल के अणु हैं उस 18 ग्राम जल में, तो इतने हम बोल देंगे। और यहां मैं पूछूं आपसे, 1 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम हमने बाहर निकाला, ठीक है ना, 18 ग्राम में तो अणुओं की संख्या इतनी, 1 ग्राम में तो बटे में 18 हो जाएगा, 1 ग्राम में अणुओं की संख्या तो अवोगाद्रो संख्या बटे में 18, और हमें कितना दिया है, हमें दिया है इसका द्रव्यमान 0.05 ग्राम, हमारे पास ग्राम मात्रा कितनी है, 0.05, तो मैं लिखूंगा 0.05 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, तो यहां गुणा में 0.05 लगा देंगे। और आप जब इसको हल करके लाओगे तो एक बात ध्यान में रखना, यहां अवोगाद्रो संख्या फिक्स होती है और उसमें दशमलव से पहले कितने अंक है, दशमलव से पहले एक ही अंक है, तो हमारा आंसर भी ऐसी संख्या आएगी जिसमें दशमलव से पहले एक ही अंक होगा।
अवोगाद्रो संख्या एक फिक्स मान है, एक निश्चित मान है, और निश्चित मान में दशमलव से पहले एक अंक है, तो हमारा आंसर भी ऐसा आएगा जिसमें दशमलव से पहले एक ही अंक होगा। तो यहां जब आप इसको हल करोगे ना तो यह आ जाएगा 1.672 इंटू 10⁻21। इतने अणु आ जाएंगे, इतने अणु जल के आ जाएंगे किसमें? 0.05 ग्राम जल में, और इतनी संख्या में जल के अणु उपस्थित होंगे। जल की इतनी ग्राम मात्रा है, उस इतनी ग्राम मात्रा में इतने अणु जल के उपस्थित होंगे, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो आप जो रेखीय आरेख है उसको देख करके और इन प्रश्नों को आप हल करना। अगला प्रश्न है 44.8 लीटर, 44.8 लीटर NH3 गैस, कौन सी? अमोनिया गैस। 44.8 लीटर NH3 गैस में मानक ताप व दाब पर, मानक ताप व दाब पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब पर मोल संख्या ज्ञात करो। मोल ज्ञात करो या मोल संख्या ज्ञात करो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 44.8 लीटर हमें NH3 गैस दी है किसी पात्र में भर करके, और हमसे पूछा है कि मानक ताप और दाब है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, उस पर आपको उस गैस में, इतने लीटर गैस में यह बताना है कि मोल कितने होंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, जब लीटर में आयतन के रूप में कोई पदार्थ दिया है, आप जानते हो लीटर के रूप में तो डेफिनेटली आयतन है, तो NH3 गैस दी है, उसका आयतन इतना दिया है और हमें मोल पूछा है। तो आयतन से जब मोल पूछा जाता है, आयतन से क्या पूछा? आयतन से मोल पूछा जाता है, तो आप 22.4 से गुणा कर दीजिएगा। 22.4 से भाग देना है, हाँ 22.4 से आपको भाग देना है। मोल से, लीटर से मोल पूछे तो भाग देना है, अगर मोल से लीटर पूछे तो गुणा करना है। मोल से और लीटर पूछे तो गुणा करना है, और लीटर से मोल पूछे तो हाँ भाग देना है। इतनी बात याद रखना, भाग देना है। तो वो आप जो रेखीय आरेख है वो सामने रखकर और इनको हल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहां देखते हैं कि NH3 का आयतन, आप आंसर जब लिखोगे तो लिखोगे कि NH3 का आयतन कितना दिया है? 44.8 लीटर दिया है, ठीक है ना। और आपको मोल संख्या में कन्वर्ट करना है, तो आप 22.4 से इसको भाग दे दीजिए, तो NH3 के मोल बराबर आयतन लीटर में और बटे में, आयतन लीटर में और बटे में आप क्या करोगे? 22.4, क्योंकि जब आयतन लीटर में दिया हो तो हमारी ट्रिक थी कि 22.4 से आप भाग दे दीजिए। तो 22.4 से जब आप काटोगे तो यहां 2 मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 44.8 लीटर अमोनिया गैस का आप स्टैंडर्ड प्रेशर और आपके टेम्परेचर पर जब मोल ज्ञात करोगे तो आपको दी हुई आयतन में और 22.4 से भाग देना है, तो 2 मोल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं तो मान लीजिए जैसे यूं दिया हो 2.5 मोल N2 गैस, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस का मानक ताप और दाब, जिसे STP बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP बोलते हैं। तो 2.5 मोल N2 गैस का STP पर और आयतन ज्ञात करना है। STP पर आप आयतन ज्ञात कीजिए। जस्ट ऊपर वाले प्रश्न है ना, उसका उल्टा पूछा है मैंने। वहां लीटर से मैंने मोल पूछा, यहां मैंने मोल से और आयतन लीटर में पूछा है। आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए, आयतन लीटर में
ज्ञात कीजिए। तो अब आप उस रेखीय आरेख को और सामने रख के बनाओगे तो आसान है कि मोल से आप लीटर बना रहे हो तो आप 22.4 से गुणा कर देना। मोल से आप लीटर में आयतन बना रहे हो लीटर में तो आप 22.4 से गुणा कर देना। तो आप सीधा लिख दें हम कि N2 का आयतन, N2 का आयतन किसमें? लीटर में। लीटर में तो आप लिखोगे मोल मात्रा, ठीक है ना, मोल मात्रा, और यहां गुणा में कितना हो जाएगा? गुणा में आपके 22.4 हो जाएगा, 22.4 हो जाएगा। इसे आप हल करोगे तो ये आ जाएगा और 56 लीटर। कितना आ जाएगा? 56 लीटर। तो 2.5 मोल N2 गैस में आप मानक ताप और दाब पर आयतन में कन्वर्ट करोगे तो उसका आयतन 56 लीटर हो जाएगा। तो ये सामान्य सी बातें आप मोल धारणा के अनुप्रयोग में याद रखना और इनको हल करके देखना।